इसके बाद मैं इनवाइट करूंगी जिमी जी से। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जिमी है। मैं पिछले 22 साल से छापा में हूँ और लगातार मेरी कोशिश है कि जो मेरा आदिवासी समुदाय है उसी के साथ मैं भविष्य में आगे भी काम करने का इच्छुक हूँ। आज मेरे साथ में लोधी जी हैं, एक बहुत अच्छे वकील हैं, पीछे रामप्रसाद जी वर्मा हैं और अरुण भाई हैं और मेरे 2 युवा साथी हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो जरा संभाल लीजिएगा। मैं आज जो आपके सामने पर्यावरण के विषय में जो बात की है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत रखी है, तो झाबुआ और ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से क्लाइमेट के ऊपर जो प्रदूषण है उस पर किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर हो रहा है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कोशिश है मेरी कि पीपीटी के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूँ। विशेष तौर पे अगर ये मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर लेंगे। मेघनगर झाबुआ जिले का एक मेघनगर शहर है। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है जो पीथमपुर और झाबुआ दोनों में इसका गठन हुआ था, मतलब स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 23 अक्टूबर 1984 को ये दोनों इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा की थी और लगातार तब से इंडस्ट्रीज झाबुआ जिले के अंदर लगातार बढ़ती हुई आई है। और झाबुआ एक खनिज है, एक प्राकृतिक तरीके से अगर हम देखें तो खनिज में जिप्सम है, उसके बाद में रॉक फॉस्फेट और मैंगनीज है। ये जो इंडस्ट्री जब वहां पर खोलने का जो उद्देश्य था कि 64 के बाद में 1964 के बाद में झाबुआ जिले का जो हमारा ट्राइबल व्यक्ति था वो बहुत तेजी से पलायन करना शुरू कर रहा था। आज अगर उसका प्रतिशत हम लोग देखते हैं, बहुत तेजी से उसका वो लगभग मोर देन 60% झाबुआ के लोग पलायन कर रहे हैं। तो उसका जो बेसिक उद्देश्य था कि पलायन को रोकना और आदिवासी समाज की उन्नति करना है। इसके अंदर अगर दूसरा मैं देख रहा हूँ कि इस चीज को मैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये खनिज, और अगर मैंने उसकी जो बातचीत रखी है, वो कंपनियां हैं जिसको गुजरात सरकार ने एक PIL लगने की वजह से भरूच, वापी, राजकोट, अहमदाबाद से भगा दिया है, रातों रात उनको भगा दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उसको कहीं ना कहीं झाबुआ के मेघनगर शहर में उनको जगह दे दी कि आप आए, यहाँ पर आप काम करें और आपको सारी गवर्नमेंट के माध्यम से जो सुविधाएं मिलना है वो सारी सुविधाएं मिलेगी। मैं इसके ऊपर बातचीत करूंगा, फिर मैं समस्याओं के ऊपर भी आऊंगा। दूसरा जो अगर आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक आंकड़ा है, इसमें 2-3 आंकड़े जो है वो नीचे से 10वें नंबर पे है कि वहां पर जो 2500 का मैन पावर है वो उपयोग में आ रहा है। मैं 2500 का जो मैन पावर है मैं आपको बता दूं कि वहाँ 500 लोग भी काम नहीं कर रहे हैं। उन 500 लोगों के अंदर क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो उस 2500 के अंदर से 500 लोग भी काम नहीं कर रहे हैं और 500 लोगों में से भी आप मान के चलेंगे कि 300 लोग जो हैं वो बाहर दूसरे राज्य से हैं और वहीं आकर रह रहे हैं। एक कमरे में 7-7, 8-8 लोग रह रहे हैं और वहाँ का जो ट्राइबल है उसको काम नहीं मिल रहा। मैक्सिमम लोग वापिस इस इंडस्ट्री का नाम लिया जाता है लेकिन पलायन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके अंदर अगला जो है और आगे चलेंगे। इसमें 2-3 तरह की जो चीजें हैं वो उपयोग में आ रही है कि वहाँ पे रॉक फॉस्फेट्स के माध्यम से खाद बनाई जा रही है, DAP वगैरह उस तरह की खाद बन रही है। एक केमिकल का जो सबसे बड़ा जो दुरुपयोग वहाँ पर किया जा रहा है कि वहाँ पर केमिकल की जो फैक्ट्रियां आ गई हैं, जो बहुत मात्रा में लगभग 12 से 15 फैक्ट्रियां जो हैं वो बड़ी केमिकल की फैक्ट्रीज हैं। अगर आप किसी भी शहर में देखेंगे कि अगर शहर में घुसने के पहले अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया होता है, अगर रात में आप सफर कर रहे हैं तो आपकी नींद खुल जाएगी, आपको कहीं ना कहीं उसकी बदबू से आपकी नींद खुलती है। तो वो जो कंडीशन है वो झाबुआ के अंदर अब हमारे शुरू हो गई है, मेघनगर में शुरू हो गई है। और मैग्नीज टायर जलाने की जो फैक्ट्री है बहुत ज्यादा धुआं और गंदगी फैला रही है, पेट्रोकेमिकल की फैक्ट्रीज हैं। तो ये सारा जो है वो पानी की, अब इन्हीं बीच में जहां पर पूरे केमिकल के माध्यम से अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, आप दोपहर में जाएं, शाम को जाएं, वहां आपको आदमी काम करता हुआ कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो दिन में काम नहीं करती है। दिन में कुछ आंदोलन हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने रात में काम करना चालू कर दिया। 2 फैक्ट्री लगी, उनकी फैक्ट्रीज में से 2 पार्ट उन्होंने बना लिए हैं। एक फैक्ट्री तो वो चलाते हैं, अगर गवर्नमेंट आके उसको बंद कर दिए तो सेकंड पार्ट वाली जो फैक्ट्री है वो कंटिन्यू चालू रहती है। उसका जो वेस्ट है, मतलब उसके जो उत्पादन हो रहा है उसी इंडस्ट्रियल एरिया में जहां सांस लेना मुश्किल है, वहीं पे पानी की फैक्ट्री है। मैं आपको बता दूं कि जो उसका वेस्ट, केमिकल वेस्ट जो निकलता है, 700-800 लीटर फिट होल कर दिया जाता है जमीन में, और जितना उसका वेस्ट होता है वो टैंकरों से उसमें डाला जाता है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि जितने भी आसपास के 35-40 गांव में, उसके जितने भी ट्यूबवेल्स में अगर आप पानी देखेंगे, सबका पानी पीला निकल रहा है, पीने में पानी की समस्या, बदबूदार पानी है और वो बहुत तेजी से पर्यावरण में और समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी को अगर हम देखते हैं कि 3 तरीके से, बाफना पब्लिक स्कूल भी है,
एक स्कूल है जिसमें 400-500 बच्चे उसी इंडस्ट्रियल एरिया में पढ़ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये समस्या धीरे धीरे उन माता पिताओं ने भी बच्चों को वहां से स्कूल से निकालना शुरू कर दिया, और इससे जो किस तरीके से मनुष्य के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है, पशु और जानवरों पे जो बात हो रही है उसके ऊपर मैं बातचीत कर लेता हूँ कि इसका जो वेस्ट टैंकर से जो मटेरियल होता है वो झाबुआ के किसी भी आसपास के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, रात में टैंकर भर के पानी ले जाया जाता है और किसी भी तालाब या सूखी भूमि पे उसको फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर घास उगना भी बड़ी मुश्किल हो गई है। दूसरे अलावा खेतों में फेंक दिया जाता है, वहां पर खेती बाड़ी नहीं हो रही है, और खड़ी फसल जो रहती है वो इसकी अधिक मात्रा में बनने की वजह से फूल नहीं बन पा रहा है। जो मक्का हो, टमाटर हो, उसके अंदर फूल नहीं बन पा रहा है, पूरी तरीके से पत्ते जो है मुरझा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार पशु, जल और ये सारी चीजें जो है वो बिगड़ती जा रही है, वायु प्रदूषण और उससे बड़ा दुष्प्रभाव हो रहा है। अगला अगर मैं बातचीत आपसे कर लूं कि शरीर पे इसके क्या असर पड़ रहा है, छोटे बच्चे जो छोटे और बुजुर्ग बच्चों में सांस लेने की समस्याएं झाबुआ और उस परिक्षेत्र में, उस गांव के अंदर लगातार बढ़ रही है। चर्म रोग बड़ी तेजी से बढ़ा है, लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि एक बंद कमरे में अगर वो सो जाते हैं तो उनको घबराहट और बेचैनी इतनी होती है कि दरवाजा खोल के उनको बाहर आना पड़ता है। इसके बाद में पेट दर्द बढ़ा है, और जो महिलाएं वहां पर हैं उनको गर्भधारण और गर्भधात्री महिलाएं जो हैं उनको कहीं ना कहीं सेहत पे उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसके जो वेस्ट पानी है, इससे लगातार अगर मैं बातचीत करूं कि झाबुआ के अंदर कई मोर जो है वो मारे गए, मर चुके हैं, पशु भी कई मर चुके हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि वहां पर प्रकृति भी अब पूरी तरीके से संतुलित नहीं है। वहां पर बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो गायों का मरना मिलेगा, नील गायों का मरना आपको वहां रोड मिलेगा। और सरकार जो होती है, जो पोस्टमार्टम जो होता है पशु चिकित्सा विभाग से जो पोस्टमार्टम होते हैं, उसकी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई जाती है। आंदोलन जो होता है, और जो मुद्दे की बात यह है कि जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं, बड़ा धरना देते हैं, बातचीत होती है, फिर कुछ सेटलमेंट होता है और सब अपने अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। उनके बीच में ये तय हो गया कि दिन में हम लोग फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, रात में हम लोग फैक्ट्री चलाएंगे। तो ये एक समस्या थी जो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। और HRL से जैसा सर ने बोला था कि समस्या बताना उद्देश्य नहीं है, मेरा है कि ये समस्याओं को सामने ला के रखना भी मेरा उद्देश्य है कि किस तरीके से मुझे ये जो मैंने आज छोटा सा प्रेजेंट दिया, इससे बड़ा प्रेजेंटेशन मैंने HRL की मीटिंग में पहले भी दिया हुआ है, और उससे भी ये निकला था कि हमें किसी न किसी NGT के किसी लोगों से मिलना पड़ेगा, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट से मिलना पड़ेगा, उसके लिए हमें उनकी एक पूरी कमेटी बनाना पड़ेगी और उसके बाद में हम उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन लास्ट टाइम भी मेरी लगातार सन्नू मैडम से बातचीत हो रही है, आपने भी आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो झाबुआ के अंदर मैं HRL की टीम और सबका स्वागत करूंगा, मेरी टीम भी इसमें जिले के मैं सभी की तरफ से भी आपको आह्वान करता हूँ कि इसमें आपको काम करने की जरूरत है। PIL वगैरह लगाना एक आसान है, लेकिन उसको लगातार लड़ते रहना और उस पर जीत हासिल करना तकनीकी तौर पे ये बड़ा मुश्किल होता है। और प्रशासनिक तौर पे जिस जगह हम लोग काम करते हैं, मात्र चिल्लाने से काम नहीं होता, कुछ चीजें जो होती हैं उनको समझा के भी, गवर्नमेंट के अधिकार को समझा के भी की जाती है। वो भी इंसान है, वो भी चीजों को समझते हैं, परिस्थिति को समझते हैं, वो भी पूरा सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं ऊपर के अधिकारियों का, जो सर ने बोला था कि वो बात नहीं समझते, वो सिर्फ एक सर्कुलर को आप समझना कोशिश करते हैं, तो उस मुद्दे को मैं लेके आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत करता हूँ। बहुत छोटा सा एक विषय है, लेकिन इसका जो असर है वो लगभग 35 से 40 गाँव में जाएगा। 8 से 10 गाँव में जो प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित हैं, लगभग उसमें 28 से 30 हजार की जनसंख्या है। तो ये बड़ा झाबुआ के लिए ग्रामीण क्षेत्र का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो मैंने आपके साथ रखा। आपके मार्गदर्शन और सहयोग से इसको मैं भविष्य में इसके ऊपर काम करना चाहूंगा। धन्यवाद। कहीं पे बहुत ज़्यादा सीरियस है, और कॉलिन सर भी यहीं पर हैं और सब टीम भी HRL की यहीं पर है। इसमें PIL लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ फैक्ट फाइंडिंग अगर अपनी टीम HRL और दिल्ली से आके करें तो ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है उठाना। और जिमी जी ने इससे पहले भी ये बात सामने रखी थी, और बात आगे तक अपन गए भी थे, मगर अभी कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं हुई। कोई टीम आना दिल्ली से और सब जगह से ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। इसमें हेल्थ का भी सवाल है, और कितनी बीमारियां हो रही हैं, और जानवर भी इसमें ख़त्म हो रहे हैं। तो ये ज़रूर इसमें जो प्लान ऑफ एक्शन में रखे, और ये काम ज़रूरी है। मनीष मिश्रा साहब, जी आप बोलिए। मैं मोंगा पे, आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा मोंगा पे का।
ये पिछले 21 साल से हम लोग पर्यावरण वगैरह पे काम कर रहे हैं। यूएस बेस्ड एक इंटरनेशनल पब्लिशर है। लगभग 1 दर्जन देशों में लगभग 5 से 6 भाषाओं में हम लोग लिखते हैं पर्यावरण के मुद्दों पे। प्रकृति से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने 3 साल पहले इंग्लिश चालू किया था इंग्लिश में, और पिछले साल हम हिंदी में भी इसको लेके आए। इसलिए मैंने सबसे पहले मोंगा में हिंदी लिखा है, और प्रकृति से रिलेटेड हम समाचार जो है प्रकाशित करते हैं। तो मैं भोपाल से हूँ। मैं रिपोर्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैंने ज़्यादा रिपोर्टिंग की है, कुछ रिपोर्टिंग मैंने बिहार में भी की है। तो आप लोगों के साथ कुछ अपने, क्योंकि आप लोग वकील हैं, कानून के बारे में तो आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन जो पर्यावरण पत्रकार के तौर पे मैंने जो समझा है इन 5-7 सालों में, तो इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर पाऊँ जिससे जो कहते हैं ना रडार चालू हो जाए आप लोगों का या हम सब का, क्योंकि हम वकील और पत्रकार दोनों साथ मिलकर लंबे वक्त से काम करते आए हैं। आप लोग जैसे अभी भी मैं जिन स्टोरीज पर काम करता हूँ तो एचआरएल से बड़ी मदद मिलती है मुझे, या फिर कई बार हम लोग जो इशू उठाते हैं उसमें आप लोग लोकल एरिया में उस पर एक्टिव हो जाते हैं और फिर कानूनी मदद आपसे मिलती है। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो मैंने ये कोशिश की है कि बायोडाइवर्सिटी को पहले समझें, क्योंकि मैं दरअसल शुरुआत में मेरी रिपोर्टिंग थी, क्राइम देखता था, दूसरे मुद्दे देखता था, राइट टू फूड पे भी कुछ काम किया था मैंने। मैं झाबुआ गया, मैं और दूसरे सतना के कुछ गाँव में गया, मैं छत्तीसगढ़ के गाँव में गया। तो मुझे एक बात समझ आई कि जो क्लाइमेट चेंज है और जो पर्यावरण है, आखिर में वही सवाल जाकर अटकता है। तो मैं जाता था स्टोरी करने पीडीएस पे, और वापस जब आता था तो मेरी स्टोरी होती थी कि जंगल खत्म हो गए, आदिवासियों के राइट्स खत्म हो गए, उनका कुपोषित होने लगे। तो इसलिए मैं शुरुआत में थोड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं भी खुद समझूं बायोडाइवर्सिटी को, और हम एक चर्चा करें इस पर। 5-7 स्लाइड है क्योंकि आखिरी सेशन है, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। तो ये जो मध्य प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें ये फोटो मैंने पन्ना से खींची है एक दिखाने के लिए बस। 5000 प्लांट्स हैं हमारे जंगलों में, प्लांट के स्पीसीज हैं, और उसमें से 100 मेडिसिनल प्लांट है। उस पर भी एक सवाल ये है कि मेडिसिनल प्लांट खत्म हो रहे हैं हमारे जंगल के, अभी उसको दोबारा से प्लांटेशन हो रहा है। और वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग अब जंगल में जो मेडिसिनल प्लांट्स से जो जिनकी आजीविका चलती थी, झाबुआ में भी, सतना में भी, कई जगहों पे, तो वो उनकी आजीविका की संकट है क्योंकि उसकी क्वालिटी खत्म हो रही है। उसके बाद फिर करेंगे 500 तरह की पक्षियाँ और 180 तरह के फिर हमारे मध्य प्रदेश में है। बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। बायोडाइवर्सिटी से मैंने ये सब पढ़ते हुए मैंने एक चीज़ समझी कि वो हर चीज़ जो, जैसे आपने सिहोर की गेहूँ के बारे में सुना होगा, वो हर चीज़ जैसे कोदो कुटकी है हमारे आसपास, हमारे ट्राइबल समाज में मिलता है, तो ये सब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। और हम लोग ऑयल सीड और पल्सेस में बाद में जाके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं मध्य प्रदेश के मामले में। तो आगे समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट, तो हाँ, इसमें यह है कि जैसे कड़कनाथ की बात होती है, झाबुआ की बात कर रहा हूँ, चीनी जी ने अभी खत्म किया झाबुआ का मामला। तो कड़कनाथ हमारे पास झाबुआ में, अब उसमें कड़कनाथ के साथ जो सवाल जुड़ा हुआ है कि कड़कनाथ के ब्रीड के साथ जो छेड़खानी हो रही है, और आप अब देखेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी भी कड़कनाथ ले जा रहे फार्मिंग कर रहे हैं, जबकि झाबुआ का जो मौसम है और जिस तरह का क्लाइमेट है वो उस ब्रीड को सूट करता है, और भी दूसरे आदिवासी क्षेत्र हैं हमारे। तो उसके साथ जो एक प्रेशर आ रहा है उस स्पीसीज पे, और उस पे जो उसके साथ जो सवाल है उस पर भी बात करेंगे। फिर वही जो हमारे मध्य प्रदेश में जो गाय की कई सारी प्रजातियां हैं, कैटल की कई सारी प्रजातियां हैं जो हमारी अपनी है। फिर हम पौधों की बात करें, हम टाइगर स्टेट बन गए हैं, लेपर्ड में भी हम पहले नंबर पे हैं। फिल्टर है तो सब इन सब से एक जो बात, क्योंकि हम सब ह्यूमन राइट की बात करते हैं, दो अप्रोच है जंगल को लेकर। एक तो ये है कि जो वाइल्ड लाइफ की बात, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, जो टाइगर बचाने की बात करते हैं, कि वो बैगा समुदाय को, सहरिया समुदाय को, उसको एक्सक्लूड करके बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल 2-4 दिन पहले मैं स्टोरी लिख रहा था, फोरमदेव सेंचुरी है छत्तीसगढ़ में, कान्हा से लगा हुआ है। तो वहाँ पे ये बात हो रही है कि बैगा डर रहे हैं कि उन्हें जंगल से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, पर क्योंकि हम लोग ह्यूमन राइट की बात करते हैं, थोड़ा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि क्यों दो साथ लोग रह सकते हैं, क्योंकि जंगल तो उन्होंने अब तक बचाया है शुरुआत से। तो डिस्प्लेसमेंट पे भी ये चर्चा होती है। अपने मध्य प्रदेश में सहरिया जब डिस्प्लेस हो गए, तो उसके बाद अभी मैं जब उनसे मिलने जाता हूँ तो कुपोषण की समस्या वहाँ दिखती है मुझे, जबकि वो जब जंगल में रहते थे तो वो समस्या कम थी। जंगल से दूर हो गए, डिस्प्लेस हो गए कूनो अभयारण्य की वजह से, तो मैं उनके अंदर कुपोषण की समस्या आने लगी है। तो ये सब सवाल आपस में जुड़े हुए हैं, राइट टू फूड से ले लें या फिर दूसरे जो भी मुद्दे हैं जिन पर हम काम करते हैं, तो आखिर में जाके पर्यावरण का एक सवाल जुड़ ही जाता है। तो इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी एक तरह से, क्योंकि 20% आबादी जो है मध्य प्रदेश की, कहते हैं कि वो जंगल पे आधारित है, जंगल से उनका पोल्यूशन जंगल से आता है,
उनके जलावन की लकड़ियां जंगल से आती हैं, उनका रहवास जो रहते हैं वो सब जंगली परिवेश में है। और जो दूसरा एक पक्ष है जो ये कहता है कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए लोगों को डिस्प्लेस कर दो, तो वो वहाँ पे जाके फिर हम लोगों का एक टकराव हो जाता है कि मेरी जो खबरें होती है उसमें हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बैगा एक ऐसा समुदाय है जो जिसे बाघ का दोस्त कहा जाता है, बाघ को छोटा भाई मानता है बैगा। तो जो वो इलाज करना जानता है बाघ का, तो ये लंबी 300, 400, 500 सालों की जो परंपरा चली आ रही है वो किस तरह से खत्म हो रहा है, उसमें कहाँ से ह्यूमन राइट का जो क्लैश है वो आ रहा है, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और उसमें बहुत काम भी हो रहा है, हम लोग कर भी रहे हैं आप लोग के माध्यम से। नेक्स्ट जो मैडम ने बहुत कुछ बता दिया कि थ्रेट बायोडाइवर्सिटी पे क्या क्या थ्रेट है, क्लाइमेट बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, हम सब देख रहे हैं, उसका तो प्रभाव मैंने इस बार खेती पे देखा है कि कोई भी ऐसी फसल नहीं होती जिसमें कोई ना कोई खतरा ना हो। फसल तैयार होती है, बारिश हो जाती है, बेमौसम बरसात, ओले गिर जाते हैं। इवन मध्य प्रदेश में तो इंश्योरेंस कंपनियां आना नहीं चाहती जो फसल का इंश्योरेंस करती हैं, क्योंकि इतनी दिक्कतें आई हैं पिछले कुछ दिनों में। फिर एक टेम्परेचर वो बात हो गई, फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो मैं पन्ना गया था इस बीच में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वहाँ के कुछ किसानों से बात की मैंने, तो जंगली सुअर से बड़े परेशान है वो लोग। यहाँ भी बायोडाइवर्सिटी का मामला आता है, क्योंकि सतना में एक व्यक्ति है, पद्मश्री है, जिन्होंने ऐसी धान की हमारे यहाँ बहुत सारी प्रजातियां थी, अभी शायद 400-500 बची होंगी मुश्किल से। वो कहते हैं कि 2 लाख की प्रजातियां थी। एक ऐसी प्रजाति थी जो जंगल के बगल में उस धान को लगाते थे, उसमें कांटे होते थे, तो जंगली सुअर जो है ना उस धान को खा नहीं पाता था। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो खत्म हो रही है, जिस वजह से ये सब समस्या आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, फिर लोग आपस में टकराव है, फिर इंसान और जानवरों का टकराव है, फिर वहाँ पे ऐसा लगता है कि डिस्प्लेस कर देना ठीक रहेगा क्या उनको। इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं वो सब हम अपना, क्योंकि मिलेट्स की बात हो रही थी, अपना हम जब मूल से निकल के बाहर जब गेहूं और धान आधारित हो गई है फसल, वो भी मोनोक्रॉपिंग हो गई है, तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बहुत बढ़ रहे हैं कई तरह के। जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पे जो संकट है अपने संसाधन पे, वो इस तरह का है। इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट जो झाबुआ जिमी भाई कह रहे थे कि किस तरह से इंडस्ट्रीज ने, किस तरह से वहाँ के लोकल, वहाँ पे हम अगर गौर से देखेंगे, अगर फैक्ट फाइंडिंग करने जाएंगे तो वहाँ कोई स्पीसीज होगी, कोई उस पर भी कोई असर हुआ होगा, ना सिर्फ इंसानों पे, वहाँ के कुछ चिड़िया, वहाँ पे कुछ चिड़ियों को कुछ तकलीफ हुई होगी, कुछ जानवर वहाँ से गायब हो गए होंगे। नेक्स्ट, फिर उसी का एक एक्सटेंशन है कि फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। मैं बीच बीच में कहानियां सुनाता जाऊंगा थोड़ा बहुत। मैं मवासी ट्राइब से मिलने सतना गया हुआ था 2019 में। हम काम कर रहे थे कि उनके कुपोषित क्यों है वो, और काम करते करते पता चला मुझे कि वो पहले, आज से 20 साल पहले जंगल जाते थे, और जंगल से जो कंद मूल और जंगल से जो भाजी लेके आते थे वो भाजी अब खत्म हो गया है। उनके गाँव से जंगल दूर हो गया, जंगल कटता गया और जंगल दूर होता गया। फिर मैंने जब फैक्ट्स देखे तो पता चला कि वहाँ फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, और वहाँ पे बहुत भयानक ड्रॉट की समस्या है, सूखा पड़ रहा है साल दर साल, उसकी वजह से भी फॉरेस्ट पे इसका असर हो रहा है। तो इस तरह से इसके बाद मैंने अभी हाल में एक पन्ना जिले के पन्ना टाइगर रिजर्व से खबर की है कि जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं, गाजर घास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शहरों में खेतों में तो हम परेशान थे ही। मैं जंगल के बीच गया था तो देखा कि गाजर घास से पूरा जंगल पटा हुआ है। एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा। तो गाजर घास और लंटाना बहुत खूबसूरत एक फूल होता है, लेकिन वो इन्वेजिव है, पूरा जंगल मध्य प्रदेश का पटा पड़ा है। गवर्नमेंट के पास कोई, फिर वो कॉलिन सर कह रहे थे कि प्रॉब्लम्स बता रहे हो, लेकिन सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन कोई प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है कि उसको हटाया जाए। तो उसमें हम लोग किस तरह से आगे बढ़ के इसको ले सकते हैं अपने ऊपर, और इसके जंगल बचेगा तभी हम सब बचेंगे। तो ये सब हमारे नेटवर्क में ये सब जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए। खेती का पैटर्न बदला है। फिर एक कहानी मैंने 1 महीने पहले की, एक छोटा सा और बहुत सुंदर सी पक्षी है, चिड़िया है, लेसर फ्लोरिटन, खरमोर कहते हैं। खरमोर खत्म हो गया क्योंकि हमारा खेती का पैटर्न बदल गया। मूंग उगाते थे वहाँ के किसान, धार के किसान, यहाँ से नजदीक ही है, मूंग उगाते थे, और वो मूंग उगाना उन्होंने बंद कर दिया, वो सोयाबीन पे आ गया। और वो एक कीड़ा मूंग के उसमें आता है, फली में लगता है और उसमें फूल पे लगता है, वो कीड़ा वो पक्षी खाती थी। तो वो पक्षी विलुप्त होती गई। मध्य प्रदेश में सिर्फ 11 बचे हैं। और अभी अब जब कानून की बात कहाँ आती है तो वो 300 एकड़ उसमें से डी नोटिफाई करने जा रहे हैं। एक सेंचुरी थी वहाँ पे जो आई थिंक 3000 एकड़ में थी, वो मैं कंफर्म करना पड़ेगा। तो उसमें से अभी मैंने 3-4 दिन पहले खबर पढ़ी कि उसमें से कुछ एरिया को किसानों का विरोध हुआ वहाँ पे कि हम फर्टिलाइजर यूज नहीं कर पाते, हमारे पास बहुत सारे वन विभाग की तरफ से बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसमें से कुछ जमीन को लोग डी नोटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि चिड़िया तो है नहीं है वहाँ पे, सिर्फ 11 आई थी। तो इसमें हम लोग कैसे प्रोएक्टिव होकर ऐसे इश्यूज में काम कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कोई एक स्पीसीज अगर
विलुप्त हो रही है, अगर उसको हमसे बचाएं तो इसके साथ साथ कई दूसरे बायोडाइवर्सिटी के भी क्वेश्चन हैं उसको हल कर सकते हैं। दूसरे जैसे टाइगर को बचाते हैं तो लेपर्ड बचने लगता है, फिर दूसरे जो स्पीसीज हैं वो बचने लगती हैं जंगल में, उस सब के साथ हमारा भी एग्जिस्टेंस जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, हाँ अब आते हैं इस बात पे, क्योंकि लॉ मैं इस मंच पे आपको कानून के बारे में समझाऊं तो थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आप सब इसको बेहतर जानते हैं, पर मैं जिन कानूनों की मदद लेता हूं अपने काम में वो कानून इस तरह के हैं। जैसे जो शुरुआत का है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसमें ये सन 2000 से इसकी चर्चा शुरू हुई थी, बहुत कमेटियां वगैरह बनी थी, बहुत एक्सपर्ट एनवायरमेंटलिस्ट थे उसमें, और एक नियम आया। नियम में के जब क्लॉजेस पढ़ रहा था मैं तो एक बहुत खूबसूरत बात समझ में आया। मैं आपको नियम शेयर भी कर दूंगा लास्ट में, मैं आपको मेल भी कर सकता हूँ अगर आप मुझे कहें तो। बहुत सारे नियम मैंने डाउनलोड करके रखे, बहुत सारे एक्ट्स। तो इसमें ये देखा गया कि जो इसमें भी ह्यूमन राइट की जहाँ बात आती है कि बायोडाइवर्सिटी है, वो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, और उस संसाधन का पे हम डिपेंडेंट हैं, हम उसको यूज करते हैं, और उसका दोहन ना हो, उसका ज्यादा यूज ना हो जाए, या फिर कोई एक आदमी ही उस संसाधन को दबोच ना ले। जैसे अभी बात हो रही है कि जंगल में हम देखते हैं कि खदान, छत्तीसगढ़ का मामला है कि खदान एक विशेष कंपनी को दिए जा रहे हैं खनन का अधिकार, तो जंगल बर्बाद हो रहे हैं। वहाँ पे हाथी की सेंचुरी बननी थी तो वहाँ पे कोयला मिल गया, तो एक आदमी उसको लूट खसोट मचाई हुई है, तो उसमें आप लोग बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस भी लगे हुए हैं उस पर। लेकिन ये कहता है कि वो उसका एक सामान बंटवारा हो लोगों पे, और जो सस्टेनेबल लिविंग की बात है, जो आदिवासी वहाँ हमेशा से रहते आ रहे हैं, उनको पता है कैसे प्रोटेक्ट करना है उनका जंगल, उनको जंगल से दूर करना है। और जो इन्वेजन हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं और जो खोद रहे हैं जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अभी आप लोगों ने पिछले सत्र में देखा होगा कि कैसे जंगल को निजी बनाने की बात चल रही है। मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ जिसमें HRLN बहुत मदद कर रहे हैं कि एक ड्राफ्ट बन रहा है जिसमें आप निजी भूमि पे अगर आपके पास पेड़ पौधे हैं तो उसे आप काट सकते हैं, किसी भी प्रजाति का पेड़ पौधा हो, चंदन का हो, किसी भी प्रजाति का हो, आप काट सकते हैं, बेच सकते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन पास नहीं लगेगा। उस ड्राफ्ट पे बात चल रही है, हो सकता है 2-3 दिन में स्टोरी को फाइल कर दूं। तो इस तरह से जो तरह के अटैक हो रहे हैं इस पे जंगल पे, तो ये एक्ट जो है इसका खुला उल्लंघन। इस एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे कोई इंडस्ट्री आ रही है तो उस इंडस्ट्री जो इम्पैक्ट असेसमेंट की बात चल रही है उस पर कितना बड़ा डैमेज हुआ, आप लोगों ने बहुत आवाज भी उठाई गई, कानून दिल्ली के बहुत सारे जो वकील थे उन्होंने इस पे आवाज भी उठाई कि जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसके साथ छेड़खानी हुई है, और हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम अपील नहीं कर सकते उसमें, हम अपना सुझाव नहीं दे सकते। 20 दिन कर दिया उसका पीरियड। उस पर भी आप कभी विस्तार से पढ़ेंगे तो लगेगा कि चारों तरफ से अटैक हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन इसी में से कि हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। हमारा रडार, क्योंकि झाबुआ जैसी जगह से, धार जैसी जगह से छोटी छोटी खबरें होती है जिसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, और शहर में बैठे हम उसको शायद समझ नहीं पाते। तो जो आप लोग ग्राउंड पे काम करते हो तो आप बस नजर बनाए रखो, तो आपको हर प्रॉब्लम के में दिखेगा कि कोई ना कोई एनवायरमेंट का एंगल है, और कोई ना कोई बड़ा सवाल है जिसे आप छोटे से पकड़ना शुरू करोगे तो एक बड़ी कहानी निकल के आ जाएगी सामने। तो बाकी दूसरे मध्य प्रदेश ने प्रोएक्टिव अप्रोच किया था। मध्य प्रदेश ने इस कानून के आने के बाद पहली बार जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसका गठन किया था, और इस मामले में मध्य प्रदेश के जो शुरुआत हुई थी उसमें तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, लेकिन अब जो स्थिति है जैसे जंगलों का निजीकरण वगैरह हो रहा है तो उसमें हमें अब एक्टिव होने की जरूरत है। मैं अपनी स्टोरी से एक्टिव हूँ, आपके अपने टूल्स हैं और बहुत मजबूत टूल्स हैं आपके। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं कुछ और कानून की बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये कुछ कानून है जो एनजीटी के बाद तो हम सब बहुत इतना पॉपुलर हो गया। मैं बहुत पहले एनजीटी की रिपोर्टिंग करता था भोपाल में, तो उसके कुछ मुद्दे देखता था, तो एनजीटी में केस लगाना भी बहुत आसान है आप लोगों के लिए, और बहुत सारे केस लग भी रहे हैं। और इस एनजीटी की वजह से कई भोपाल का जो तालाब है उसकी, मतलब भोपाल का एग्जाम्पल है तो उसकी तालाब की रक्षा हुई, बाउंड्रीज बनी नहीं, तो वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स बन गए हैं। उसके जो उसका जो एरिया है जहाँ जिसको कैचमेंट एरिया कहते हैं उस पर कितने तरह के अटैक हो रहे हैं, फिर भी आधी अधूरी बात हुई है। अभी भी इस कानून को बहुत और भी काम करना होगा, और हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आसपास हमारे जो तालाब हैं, वेटलैंड्स हैं, उन सब पे कोई ना कोई अटैक है। और वो सब एनजीटी का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे मामले थे, इस पर्यावरण के मामलों को जल्दी से सुनवाई हो, और जो रेगुलर कोर्ट है उस पर ज़्यादा भार ना है, इसलिए इसका निर्माण हुआ था। ऐसे एयर और वाटर पॉल्यूशन एक्ट की बात है, मैं इसमें 2016 में मैं पटना में रिपोर्टिंग करता था दैनिक जागरण में, तो मैं खुद ही, क्योंकि इस दोनों एक्ट की मैंने बात देखी है कि इसमें कितना आसान है कंप्लेन करना किसी चीज़ का। मैं ऑफिस के बगल में टहल रहा था, इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफिस था मेरा उस वक्त, तो वहाँ एक फैक्ट्री थी आइसक्रीम की, नेचुरल्स आइसक्रीम की फैक्ट्री थी। तो उसमें से अमोनिया गैस, आइसक्रीम बनाने में के प्रोसेस में अमोनिया का इस्तेमाल होता है।
अमोनिया का रिसाव हो गया था। तो मुझे वो गैस लगी और मैंने उसको क्योंकि मैं पॉल्यूशन वगैरह पे मैं इंटरेस्ट रखता था कि क्या चल रहा है, पटना की हालत उस समय बहुत खराब थी, अभी तो और भी ज़्यादा खराब है, दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित था। तो उसमें हमने कंप्लेन किया, तो उनके पास ऐसा था कि कोई कंप्लेन करेगा तब वो एक्ट करेंगे। तो मैंने कहा भाई हमारा नाम ही लिख लीजिए आप कंप्लेनेंट में, टीम भेजिए। टीम भेजा तो पता चला कि एयर पॉल्यूशन का जो कंसेंट होता है, वाटर पॉल्यूशन का कंसेंट होता है, दोनों उन्होंने स्टेट का जो बोर्ड होता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उससे उन्होंने नहीं लिया होता। देखिए ये छोटी सी बात थी, मुझे क्योंकि पत्रकारों में होता है कि हमें उसका भी बयान लेना पड़ता है जो दूसरा पक्ष है। तो हमने उसके मालिक से बात की, तो उसका मालिक का कहना था कि आप लोग क्योंकि बिहार में एक बात है कि वहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनका कहना था कि आप लोग हम एक बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रमोट नहीं होने दे रहे हो। और उन्होंने एक बहुत मोरल सवाल बना लिया कि आप लोग बिहार को पीछे कर रहे हैं, क्या हो गया अगर कंसेंट नहीं है, क्या कोई ड्राइवर बिना लाइसेंस की गाड़ी नहीं चलाता? 1 साल बाद की बात है, मैंने 15 दिन लगातार खबरें की, मैं प्रभावित नहीं हुआ, उस पर ताला लगा, उस पर कोर्ट में केस भी गया, फिर उन्होंने कंसेंट के लिए अप्लाई कर दिया, फिर उनको कंसेंट मिल गया और दोबारा फैक्ट्री चालू हुई। 1 साल बाद मैं छोड़ चुका था दैनिक जागरण, मुझे फोन आया वहां से कि वहाँ एक मजदूर की मौत हो गई और 2-4 लोग घायल हो गए उसी अमोनिया रिसाव से। तो एक छोटी सी फैक्ट्री, किस फैक्ट्री में क्या रखा हुआ है, कौन सा गैस है, आपका जो पानी साफ करने वाला प्लांट होता है उसमें भी कई खतरनाक गैस होते हैं। तो इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने आपके पास आरटीआई है, आप आरटीआई लगा के, मैंने पता किया था तो पटना के 50% जगहों पे कोई पॉल्यूशन कंसेंट नहीं था और कंसेंट लेने तक की बात नहीं बन जाती। मुझे कोई सीनियर वकील बता रहे थे कि ये जो एक्ट है एयर पॉल्यूशन, जो स्टेट का जो बोर्ड है वो फंक्शन जो करता है उस पर अपना बजट नहीं है, वो इस कंसेंट लेने और जो फी मिलती है उनको और जो जुर्माना लगाते हैं उनसे उनका वो चलता, ऑफिस चलता है। तो इसका मतलब यह है कि स्टेट बोर्ड कह रहा है कि आप पॉल्यूशन करो, जुर्माना दो, फिर हमारी सैलरी जाएगी, हमारे पेपर आएंगे, हमारे स्टाफ का खर्चा निकलेगा। तो ये भी कुछ वो बड़े सवाल है जो कॉलिन सर और बाकी जो दिल्ली में बैठ जो देखते हैं उनको वो एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे एक्ट हैं छोटे छोटे, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, तो आप जब लास्ट में मैं ईमेल आईडी छोड़ दूंगा तो मैं आप लोगों से भेज भी सकता हूँ ये सारा कुछ। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जब वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए एकदम बाइबल गीता की तरह है, मैं रखता हूँ घर में। उसमें जो स्पीसीज का जिक्र है जिनको बचाने की कोशिश हो रही है, उसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप सोचिए कि कहानी की थी मैंने कि छोटी सी तितली हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, कि तितली का परागण में जो पॉलिनेशन होता है, फूल से फल बनने में बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमने देखा कि इंडिया जैसे देश में तितली पे कोई बहुत ज्यादा रिसर्च ही नहीं हुआ, वो जो भी हुआ 20 साल 25 साल पहले हुआ है। अभी आप देखेंगे, गौर करेंगे, तितलियां नहीं दिख रही आसपास, उसके लिए तितली पार्क बनाया जा रहा है, इंदौर में भी पार्क है, भोपाल में भी है। तो खबर यही कह रही थी कि एक छोटी सी तितली पे हमने ध्यान नहीं दिया, मधुमक्खी पे ध्यान नहीं दिया। हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन रेट कम है चाइना से, अमेरिका से, क्योंकि हमने अपनी प्रकृति पे ध्यान नहीं दिया हुआ है। हमारा जो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत कम है बाकी देशों के मुकाबले। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने आसपास अगर विजिलेंट रहेंगे तो आपको इतने बड़े मामले मिलेंगे कि आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन से, कॉलिन सर बोल रहे थे कि 2 लाख 4 लाख 10 लाख पूरे मानव जाति का कल्याण हो जाएगा। छोटे छोटे इशूज पे ध्यान रखेंगे और अपने टूल्स जो है, अपने वकालत के अपने कानून जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे हम आगे के स्लाइड में देखते हैं। हाँ, अब ये सारे कानून थे। अब जो अथॉरिटीज हैं जहाँ पे इसका ये रेगुलेट करते हैं इनको, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी बहुत कुछ काम होता है। जैसे मैं भी आ रहा था भोपाल से ड्राइव करके, तो रास्ते में देखा कि बीएमसी ने फुल टैंक लेवल का एक लगा दिया है, खंभा गाड़ दिया है कि भाई इसके आगे इंक्रोचमेंट मत करो, ये भोपाल तालाब का फुल टैंक लेवल है, कैचमेंट एरिया है। इस तरह से वो लोग भी नोटिस वगैरह देते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट भले रिकॉर्डिंग हो रही है, पर मेरे ख्याल से जितने भी पॉलिसीज आ रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि ये पर्यावरण के हित में कोई काम हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें भी हम लोग अगर विजिलेंट रहेंगे तो शायद हम लोग इनके पीछे पड़ के इनसे ठीक काम करवाते रहेंगे। और होता भी है, विरोध भी होता है, हम लोग सवाल भी उठाते हैं। तो ये मोटा मोटा 4 एजेंसी में जो समझ आई जिसका मैंने जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज पॉजिटिव चीज जो मैंने देखी कि मैं पटना में था तो एक बहुत दिक्कत आती थी मुझे डेटा मिलने में। फिर मुझे पता चला कि धीरे धीरे ऐसी बातें हुई कि डेटा मिलना आसान हो गया था। ऑनलाइन सारी डेटा रियल टाइम में आप देखेंगे कि इंदौर का पॉल्यूशन क्या है, आप मोबाइल खोलेंगे रियल टाइम में आपको पॉल्यूशन का डेटा मिल जाएगा। इंदौर ही नहीं, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है जैसे देवास है, लेकिन अब उसमें जब मैं धीरे धीरे इसके अंदर घुसा तो मुझे पता चला 2019 में मैंने एक स्टोरी की थी कि देवास सबसे कम पॉल्यूटेड सिटी रहा पूरे देश भर में दिवाली के दिन। चौकिया में पिछला डेटा निकाला तो पिछला डेटा बहुत ज्यादा था,
50 से नीचे था उनका PM2 जो इंडेक्स होता है उनका पूरा। तो फिर जब मैंने उसको खोदना शुरू किया, देवास में बात की, एक तो आजकल अधिकारी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो, हमारी तो स्टोरी फाइल करनी होती है तुरंत में, आप लोग तो वेट कर सकते हैं 1 महीने बिहाइंड लगाते तक का। तो इतना समझ आया मुझे कि ये डेटा के साथ अब छेड़खानी भी होने लगी है, रियल टाइम डेटा उनको पता चल गया कि प्रेशर आ रहा है, बहुत सारे लोकल लेवल पे बहुत सारी कोशिशें कर ली, ट्रांसपोर्ट पे पाबंदियां लगा ली, पर पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा, तो उन्होंने डेटा के साथ छेड़खानी कर दिया। दिवाली के दिन रोज लोग डेटा देखेंगे तो कम कर दो। मुझे ये समझ आया, मैंने स्टोरी में सवाल अपने तरीके से जो पत्रकार उठाता है, हाँ वो सवाल हमने इस तरह से उठाए। तो इसमें यह है कि इसमें भी मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट से सारे सवाल जुड़े हुए हैं, तो ह्यूमन राइट के भी सवाल हैं, क्योंकि अब जो मैम बता रही थी कि किस तरह से मैंने जो देखे हैं मैं कि लोग बच्चे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, पटना या दूसरे शहरों में भी। पटना में एक आया था रिसर्च कि 2 लाख लोग मर गए पिछले 5 साल में, दमा और इन सब जो पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां हैं। एजिंग तेजी से हो रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं जल्दी पॉल्यूशन में। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आप अपने इलाके में देखेंगे कि रोड बना नहीं हुआ, धूल उड़ रहा है, उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है, कई तरह के दूसरे गैसेस हैं हवा में। तो ये सब हम सब से जुड़ा हुआ सवाल है, और उसको कानून के हिसाब से इसको टैकल किया जा सकता है। बाकी तो सरकार को खुद से एक ट्रेंड तो है कि खुद से डेटा दे रहे हैं, पर देखेंगे नीचे तो मॉनिटरिंग हो रही है, स्टेट लेवल से, सेंट्रल लेवल से, ग्रीन ट्रिब्यूनल से मॉनिटरिंग हो रही है। उसमें हम लोगों की वजह से ही, जो वकीलों ने जो केस लगाए, इस वजह से ये सब कानून इतनी इस लेवल पे आए हैं। अभी नेक्स्ट लेवल में छोटे छोटे शहरों में भी ये इक्विपमेंट्स लगेंगे, जहाँ पे है ना। नीचे मैंने NGO थिंक टैंक्स की बात की, मैं जर्नलिज्म को भी जोड़ लेता हूँ। खैर मैं बहुत खुश नहीं हूँ जो जर्नलिज्म जो इस वक्त हो रहा है उससे, टीवी जर्नलिज्म से तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, पर हम लोग छोटी छोटी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, आप लोग का भी साथ मिलता है, तो ये एक है, चल रहा है, पॉजिटिविटी तो है इसमें भी। नेक्स्ट, थैंक यू। मैंने नीचे नंबर और अपना मेल ID छोड़ दिया है। इस संबंधित कोई भी कानून से संबंधित आपको कानून की कॉपी चाहिए, वैसे तो बहुत आसानी से मिल जाती है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने अपना समय भी ले लिया, ज़्यादा ही समय ले लिया, तो थैंक यू वेरी मच चारण मंच प्रदान करने के लिए। साथी हैं, श्याम भैया साकल्य हैं, राम भाई हैं, मोहिन भाई हैं, डॉक्टर आनंद राय भी हरदा से ही हैं, और खासतौर से जो काफ़ी एक्सपर्ट्स लोगों को सुना। पर्यावरण जैसा मुद्दा जो है वो बड़ा टेक्निकल और बड़ा विश्वव्यापी मुद्दा है, लेकिन तय है कि इस पूरी भूमि पे, धरा पे, जमीन पे, अर्थ पे, जहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी होती है, उसका असर निश्चित रूप से सारे समाज पे और पूरे अर्थ पे पड़ता है। मैं जिस अंचल का हूँ वहाँ पर JFM जैसा एक प्रोग्राम कई साल पहले बना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, और उस कार्यक्रम में अपनी शासन ने अपनी पीठ थपथपाई। कितना उस वनांचल के लोगों को लाभ पहुंचा, कितना नहीं पहुंचा, ये सब जन मुद्दों पे काम करते करते जब हम उन फॉरेस्ट विलेजेस में गए तो देखा कि वहाँ का एक समुदाय अभी भी वंचित है। ना तो वो JFM में आया, और बाद में जब JFM के फॉलोअप के लिए कुछ संगठन के साथियों ने, संकेत के साथियों ने, संदीप भाई के साथियों ने कुछ वर्षों तक वहाँ पर कैम्ब्रिज की स्टडी के साथ वहाँ पर काम किया, तो उसमें भी कुछ चीज़ें निकल कर आई। वहाँ पर एक पारदी समुदाय है जो किसी तरह से ब्रिटिश के समय से क्रिमिनल लिस्ट में आ गया। अभी भी यदि कोई क्राइम होता है तो निश्चित रूप से कई और अन्य जिले हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पर या देश में पारदीस को वो वहाँ से उनका डंपिंग एरिया कहें कि वहाँ से वो कुछ लोगों को उठा ले जाते हैं और उस लिस्ट में जोड़ देते हैं यदि अपराध हुआ है और कोई अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से वो जो वन अंचल में रहते हुए एक्ट बाद में आया, वन्य प्राणी अधिनियम, और वन्य प्राणी अधिनियम के पहले से वे जातियां वहां पर रह रही थी। हम जिस जिले में रहते हैं वहां पर गोंड और कोरकू समुदाय की भी बहुल्यता है, लेकिन इन सब बड़ी योजनाओं के बाद भी वो समुदाय जस के तस सदियों पहले जहां खड़े थे अभी भी वो वहीं के वहीं खड़े हैं।
कई साथी हमारे आएंगे, निश्चित रूप से हरदा आए, तो उन वनांचलों में मैं कॉलिन भाई को भी आमंत्रित किया, सुबह बहन बैठी हुई है माधुरी, उनको भी किया, मिश्रा जी से भी आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ पे सागौन का बड़ा एरिया है और सागौन वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है वो जाता है। निश्चित रूप से जिस तरह से डूब क्षेत्र का नर्मदा के जो बांध बंधा, उसके अंदर वनों की कटाई तो हुई, लेकिन क्षतिपूर्ति वनीकरण का एक कार्यक्रम शासन ने चलाया, लेकिन उसके आंकड़े ही आंकड़े रहे। मिश्रा जी बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उस पर आंकड़ेबाजी के अलावा क्षतिपूर्ति का जो काम होना था वो नहीं हुआ। फिर एक बड़ी मार राजनीतिज्ञों के द्वारा हमारी नर्मदा नदी, जिसको कि जीवित नदी का दर्जा देने की बात राजनीतिक दलों ने की और अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन जीवित नदी का जिस तरह से दोहन कर रहे हैं, जिस तरह से उसका दोहन करके उत्खनन करके और खोखला कर रहे हैं, उसके नर्मदा के जो जलजीव थे, जो प्लांट थे, अब उनका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। वो भी एक शोध का विषय है, उसका हमारी डाइवर्सिटी पे बहुत असर हुआ। हम देखें कि दिल्ली के आसपास जब नलवाई की बात हो रही थी, जो खेतों का वेस्टेज जलाने की बात होती है, हमारा हरदा जिला भी उससे अछूता नहीं रहा। हम देखें तो आग के जंगल खड़े हो जाते हैं जब किसान वहां पर आग लगाता है। कितना जीव जंतु जो कि सहमित्र हैं फसल के और पूरे पर्यावरण के, वो भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हुई, जो तितली गायब होने की बात कर रहे हैं। हमारे वहां पे हम अपने बचपन में देखते थे, गोकल गाय जिसको हम कहते थे, श्याम भैया बैठे हुए हैं, उन वो घास भी अब नहीं दिखती जिसमें वो गोकल गाय एक मखमली कीट होता था, वो अब नहीं दिखता। भाई मिश्रा जी ने जो बात उठाई, पीले रंग की तितली हम लोगों के बचपन में होती थी, अब वो नहीं दिखती है। निश्चित रूप से बहुत छोटे छोटे कारक हैं जो जिन पे काम करने की जरूरत है, छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे अंचलों में। खास तौर से कॉलिन भाई बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि जो नर्मदा का उत्खनन तेजी से जो हो रहा है, उस पर एनजीटी में हमारे जो जिलों में काम करने वाले अधिवक्ता साथी हैं, हम महसूस करते हैं कि जिस मात्रा में एनजीटी में जाने चाहिए हम लोगों की ओर से केसेस, वो उस तुलना में अभी बहुत कम है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में एनजीटी का गठन हुआ, अभी एनजीटी है, हमें वहां पर ज्यादा से ज्यादा केसेस लगाने चाहिए। खास तौर से एनवायरनमेंट इश्यूज के जो हैं और वन्य प्राणियों से संबंधित जो मामले हैं, वो हमें निश्चित रूप से ज्यादा लगाना चाहिए। और सारे के सारे जो मामले हैं, वो कहीं ना कहीं शासन की नीतियों का गहरा असर हमारे पर्यावरण पे होता है। अवेयरनेस तो उसके अंदर एक मुद्दा है ही, लेकिन निश्चित रूप से शासन की जो पॉलिसीज होती हैं, खासतौर से हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, जिसको उन्होंने लाइफलाइन हम कहते हैं, और जिन्होंने दर्जा दे दिया उसके जीवन का, कि ये इसको उन्होंने जिस तरह से शासन ने और कोर्ट के माध्यम से उसको दर्जा दिया है, निश्चित रूप से उसके उत्खनन को हम कैसे रोक पाएंगे, इसके लिए हम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। लग रहा है काफी कम लोग रह भी गए हैं और आप काफी थके हुए भी होंगे, तो मैं बहुत ही कम टाइम लूंगी। और ये थोड़ा एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का जो मामला है, मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो थोड़ा टेक्निकल भी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि सरल से सरल भाषा में आपको वो बता दूं। अभी जो चारों स्पीकर्स ने बताया है कि मध्य प्रदेश में कितना रिच बायोडाइवर्सिटी है, कितना ज़्यादा यहाँ पे पर्यावरण, यहाँ पे जीव जंतु और कितने ज़्यादा मिनरल रिच रिसोर्स है। ये मध्य प्रदेश शायद से सेकंड
नंबर पे आता है अगर मिनरल की बात की जाए तो यहाँ पे जंगल ज़मीन को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम कोशिश करेंगे इस मंच के माध्यम से कि और जो भी इश्यूज हमारे स्पीकर्स ने थोड़ा जो हाईलाइट किया, जो भी स्पीकर्स हैं उनसे हम थोड़ा और साथ में मिलकर के हम केसेस कर सकें। एनजीटी में करेंगे, हाई कोर्ट में अगर लैंड एक्विजिशन का मामला होता है, जो भी जैसा होता है, तो हमारी पूरी जो HRN की टीम है वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहेगी मध्य प्रदेश में पर्यावरण के मामले में। अभी जो मैं जो सुप्रीम कोर्ट के मैंने मैटर्स किए हैं वो थोड़ा ज़्यादा मध्य प्रदेश में उतना ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं है, मुझे ठीक से पता नहीं था क्योंकि यहाँ पे किस टाइप के इश्यूज हैं वो हमें नहीं पता था, बट आज पता चल गया है तो हम ज़्यादा और इन मुद्दों के बारे में और कानूनों के बारे में बात कर पाएंगे। मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बात करूँगी जिसका हमें चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ लागू हो गई, अगर जो सरकार अगर ये जो कानून लेके आना चाह रहा है, जो नोटिफिकेशन लेके आना चाह रहा है, अगर ये चीज़ लागू हो गई तो हर जगह पूरे देश में पर्यावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी प्रभाव पड़ेगा। पहला जो है ये है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशन 2020। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? कुछ बता सकते हैं आप लोग? तो इसीलिए अब देखिए, ये जो है अभी पैंडेमिक के टाइम कुछ जस्ट थोड़ा जो पैंडेमिक लागू हुआ, आई थिंक उसी एक दिन पहले ही इसको जो है इंट्रोड्यूस किया यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया और इसको जो है ज़्यादा टाइम नहीं दिया कि लोगों से उनसे सलाह लेके हाँ ये कानून जो है इसको आप बदलाव कर रहे हो तो इसमें जो है बाकियों का सहयोग भी लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये सारा कुछ भी नहीं हुआ। तो पहली चीज़ जो मैं 3-4 पॉइंट्स बताऊंगी इस कानून में, ये कानून है क्या अगर हम बोलते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन क्या है और क्या करता है ये। तो सबसे पहली चीज़ जो ये करता है वो है, ये अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर पर्यावरण को लेकर के अगर वो पर्यावरण को असर करता है, कोई लैंड एक्विजिशन का मामला हुआ माइनिंग के लिए, कोई डैम बनाना हो गया, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट है जो कि पर्यावरण पे असर करता है, तो उसके लिए ये कानून लगा हुआ है। और ये कानून बोलता है अलग अलग कैटेगरी होती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, और जो भी कैटेगरी के हिसाब से एक पूरा स्टडी करना पड़ता है कि अगर आप बोल रहे हैं कि हम इस जो है ये पूरी ज़मीन को हम लेंगे माइनिंग के लिए, तो इस माइनिंग से क्या असर पड़ेगा पर्यावरण पे, और वहाँ के जो लोग हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जो वहाँ पे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। तो ये पूरा स्टडी करना होता है और तभी जाकर के एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है। जब तक आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ना मिल जाए तब तक आप प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते हो। तो जो सरकार है अब वो ये करने की कोशिश कर रही है कि पूरे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का जो प्रोसेस है उसको ऐसा बना दिया जाए कि जो इंडस्ट्री वाले हैं और जो भी कंपनी वाले हैं उनको ही मुनाफा हो और लोगों को कम से कम जो है उसका मुनाफा मिल सके। तो ये पूरा प्राइवेट कंपनी पूरा उसी के ऊपर है, उन्हीं को ज़्यादा फायदा देने के लिए है। जैसे कि मैं बताऊंगी 2 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। मुझे पता है काफ़ी शाम हो गया है तो बस थोड़ा टेक्निकल होगा, मैं बता दूंगी। 2 टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, A और B। तो अभी सरकार जो है A में है, तो अगर A के अंदर आपका प्रोजेक्ट फॉल कर रहा है, मान लीजिए जो कि होता है कोई अगर माइनिंग का बहुत बड़ा या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है, अगर वो A कैटेगरी में है तो जो उसका क्लियरेंस मिलने का प्रोसीजर है वो बहुत ही लंबा होता है और काफ़ी स्टेजेस में होता है। उसका स्टडी भी ज़्यादा रिगरस होता है, स्टडी करने में भी काफ़ी आपको टाइम लगाना पड़ेगा, अलग अलग जो है उसका पैरामीटर होता है। बट अभी सरकार क्या कर रही है, वो जो कैटेगरी A के कुछ प्रोजेक्ट्स थे उसको कैटेगरी B2 में डाल दे रही है। अब इसका क्या असर होगा, B2 प्रोजेक्ट्स में जो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस का, वो नहीं करना पड़ेगा। तो जो है ये मेन कोशिश है कि जो भी बड़े A कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जी उसको B2 में डाल दें, और B2 में जाने के बाद तो उतना रिगरस प्रोसेस है नहीं, बहुत आसानी से मिल जाता है। और ऐसे जो है 40 टाइप के इंडस्ट्रीज को उन्होंने डाला है B2 प्रोजेक्ट में, B2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट में। और जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो B2 जो कैटेगरी है उसमें है कि इसमें पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है।
तो हमें पता है, हमने काफ़ी देखा है कि पब्लिक कंसल्टेशन जो लोग जब साथ में आते हैं, और अगर हम ग्राम सभा की बात करें तो कैसे ग्राम सभा के पास पावर है कि कोई भी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकती है कि हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ से हटाइए। तो वो कहाँ होता है? वो जन सुनवाई में होता है, पब्लिक कंसल्टेशन में होता है। तो ये जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, अगर ये B2 में डाल देंगे तो इनको पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करना पड़ेगा। अब पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करना पड़ेगा तो वो आसानी से वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर कर देंगे, बिना ये सोचते हुए कि उसका क्या इम्पैक्ट है पर्यावरण के ऊपर। मैं आपको, और कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न नहीं दिया गया है कि हाँ अगर आप कैटेगरी चेंज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, कोई रीज़न नहीं दिया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जो है ऑफ शोर एंड ऑन शोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। अगर जो सरकार चाहती है कि अगर तेल या किसी भी तरह का अगर ढूंढने की कोशिश करे, तो जो है वो पहले A में था, अब उसको B2 में डाल दिया है। वो बोलते कि हम तो बस एक्सप्लोर ही करें, जाके ढूंढ ही रहे हैं, उससे क्या होगा। बट क्या हो सकता है अगर आप कोई वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहा है, अगर वो कोई नेशनल पार्क में है, ऐसा कोई इको सेंसिटिव जोन में जा रहा है, और अगर आप ड्रिलिंग करेंगे ढूंढने के लिए, तो वो अल्टीमेटली पर्यावरण पे तो असर करेगा ही वो। तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हम तो बस ढूंढ ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, इसीलिए जो है प्रोजेक्ट है ज़्यादा उतना भारी असर नहीं करेगा। और इसमें भी ऑब्वियसली काफ़ी, अगर मान लीजिए अगर कोई एलिफेंट कॉरिडोर में जा रहा है ये, तो लोग उस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, बट पब्लिक कंसल्टेशन तो है नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने फिर से है, मेन जो इशू है वो पब्लिक कंसल्टेशन का है। उसमें एक और चीज़ उन्होंने बोली है, एक तो B2 प्रोजेक्ट्स में पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, और कैसे प्रोजेक्ट में नहीं है। मान लीजिए अगर एक प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग है, अगर एक चल रहा है, एक मान लीजिए फैक्ट्री है, और अगर फैक्ट्री को 50% बढ़ाना है, उनको एक्सपैंड करना है, थोड़ा और ज़मीन लेकर के उसको बड़ा करना है, और तब उसमें भी उनको पब्लिक कंसल्टेशन का ज़रूरत नहीं है। तो लोग जो है वो बोलेंगे कि नहीं हम तो बस एक ही है ये तो प्रोजेक्ट है, उसको तो हम बस बढ़ा ही रहे हैं। बट अगर आप 50% बढ़ा रहे हैं, और मान लीजिए वो ऐसी ज़मीन में है जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उस पर पब्लिक कंसल्टेशन होना तो ज़रूरी है, और उसका पूरा स्टडी भी होना ज़रूरी है कि वो जो 50%, 20%, 30% उसका क्या पर्यावरण पे असर पड़ता है। और जो सबसे जो खतरनाक चीज़ जो सरकार लेकर के आई है, उसमें यह भी है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट को ऐसा बोल दिया है कि स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स, ऐसा वर्ड लेके आ गए हैं उस कानून में, और बोलते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट है तो इसमें कोई पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए है, ये सिक्योरिटी के लिए है, तो इसमें पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको बताएंगे भी नहीं कि हाँ अगर आप कुछ ज़मीन ले रहे हैं, अगर आप अगर रिवर का अगर कोई कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं कि आप किस लिए क्या कर रहे हैं, और डेफिनेशन भी नहीं बताया कि हाँ क्या स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हो सकता है, क्या वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए या फिर वो बस जो पूंजीपति हैं उन्हीं को फ़ायदा देने के लिए है। पब्लिक कंसल्टेशन पे एक जजमेंट में जो है वो कोट करना चाहूँगी, बहुत ही पॉपुलर जजमेंट भी है ये जो उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, जहाँ पे ग्राम सभा के बारे में बताया गया था कि कैसे ग्राम सभा कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना पावर है उसके पास, उसका राइट है और उसका ड्यूटी है जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो पब्लिक कंसल्टेशन में ये जजमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो दूसरा मुद्दा है वो एक और मुद्दा जो ये है, मान लीजिए अगर कुछ भी वायलेशन होता है, अगर एक कोई कंपनी है वो पर्यावरण अपनी कंपनी चला रही है, जैसा कि इन्होंने बताया था कि कंसेंट वगैरह के बारे में काफ़ी सारे वायलेशंस होते हैं, तो अगर वायलेशंस हो रही हैं तो कंपनी को खुद ही आकर के बताना है कि हमने वायलेट कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि हाँ कंपनी खुद आए और खुद ही बताए कि हाँ हम जो है वायलेट कर रहे हैं, नहीं तो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी वायलेट कर दे, कोई दूसरी अप्रेजल कमेटी वायलेट कर दे। बट कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो जनता है जिनका उसमें असर पड़ेगा, जिनको वो भी आके कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा जो अधिकार है कंप्लेन करने का कि हाँ अगर ये पर्यावरण के खिलाफ कंपनी काम कर रही है, हमें इसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए, तो वो कंप्लेन हम नहीं कर सकते इसमें।
दूसरा एक और चीज़ जो है इसमें बोला गया है कि अगर माइनिंग का अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो मिलता है, जिसकी मैंने बात की थी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, कि हाँ जो है आज का जो भी बहुत प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि आप चलिए कर लीजिए ये प्रोजेक्ट, उसका अगर माइनिंग के केसेस में उसको 30 साल के लिए मिलता है। पहले जो 2006 का कानून था, अभी उसमें इसको बढ़ा करके 50 साल कर दिया गया है। कोई रीज़न नहीं दिया गया है क्यों 50 साल हुआ है, क्या है, कुछ भी नहीं बताया गया है। और जो लास्ट पॉइंट जो है मैं वो बोल करके इसको मैं ख़त्म करना चाहूँगी। इसमें पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेजिटिमाइज कर दिया गया है। उस पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्या होता है? होता है कि अगर मान लीजिए मैंने जैसा बताया आपको, अगर कोई कंपनी शुरू की जा रही है तो आपको ईसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस पहले लेना है। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप उसका अप्रूवल लोगे, परमिशन लोगे। बट ये कानून अभी क्या चेंज कर रहा है कि अगर आपने परमिशन नहीं लिया और आपने कोई कंपनी और इंडस्ट्री सेटअप कर दी, लेकिन अगर बाद में आप जाकर के कुछ थोड़ा कॉम्पनसेशन दीजिएगा, कुछ पैसा दे दीजिएगा, तो आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस बाद में मिल जाएगा, आपकी कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा। तो एक तो आपने गैर कानूनी तरीके से जो है ज़मीन ले ली, उस पर इंडस्ट्री बनाया, ऊपर से आप थोड़ा बहुत जो पैसा दे करके आप उससे बच के निकल सकते हैं। और ये जो पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है, काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में और हाई कोर्ट जजमेंट्स में इसको इलीगल बोला गया है। एक जो केस है हमारे ऑफिस ने ही रिसेंटली किया था, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को देखना होगा तो, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पोस्ट फैक्टो बाद में कंपनी खड़ा करने के बाद में अगर आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले रहे हैं तो वो इलीगल है। तो यही बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगी। और जो मध्य प्रदेश में, जैसा मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो मध्य प्रदेश में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं पर्यावरण को लेकर के, हमारी HRLN की टीम है जो कि अलग अलग इश्यूज़ में, पर्यावरण बहुत ही बड़ा इशू है, एक उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें हमारी टीम है और हमारी टीम है वो पूरी हेल्प करेगी जो मध्य प्रदेश में जो भी इश्यूज़ हैं पर्यावरण को लेकर के। धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे। तो एनवायरमेंट के लिए कोई ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, ज़्यादातर ऐसा लगता है, मगर ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और उसके अंदर कितना पता चलता है कि एनवायरमेंट के जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने हेल्थ के ऊपर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। और इस वजह से इसमें कुछ केसेस वगैरह जो आजकल अब इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है लोगों को, तो पहले इसके बारे में कोई ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। और इसमें एक जोड़ना चाहते हैं डॉक्टर विकास चौधरी जी, जो 17 वर्षों से नदी नाले के ऊपर काम कर रहे हैं, तो माइक दे दीजिए। आज की इस कार्यशाला में पर्यावरण का ये महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर कि हम लोगों ने चर्चा की है, हम विगत 17 वर्षों से शिप्रा और उसकी सहायक नदियों पर काम कर रहे हैं, शिप्रा उद्गम क्षेत्र में, जिसमें कि हमको नदी पुनर्जीवन और तालाब पुनर्जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लगभग देखा जाए तो जहाँ जहाँ पर्यावरण पर काम चल रहा है इस तरह की समस्याएं सभी दूर है, परंतु क्या HRLN की टीम मिलकर के इन समस्याओं को निराकरण कर सकती है? इस पर मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि जैसे हमारे यहाँ पर नदी पुनर्जीवन में नर्मदा का जल लाया गया शिप्रा में, तो 3 किलोमीटर नदी की मूल धारा को सीमेंट कंक्रीट कर दिया गया। हम उसको कैसे बचा सकते हैं? नदी की जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे बचाया जा सकता है? उसको पूरा सीमेंट, और उनका प्लान, सरकार का प्लान 13 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट का था। जब हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने 3 किलोमीटर तक ही सीमेंट कंक्रीट करके और छोड़ दिया। तो ये इस तरह की चीजें ना हो, इस तरह के प्रोजेक्ट बने तो कम से कम ऐसे लोग, जैसे पर्यावरण के वैज्ञानिक विशेषज्ञ लोगों की सलाह ली जाए कि बायोडाइवर्सिटी, नदी की जैव विविधता और पर्यावरण को नुकसान ना हो, इस तरह का कुछ अगर हो सकता है। और इस तरह से तालाबों में भी हुआ है, जहाँ जहाँ सड़कें बनी हैं तालाबों के किनारे, हमारे यहाँ 13 बड़े तालाबों, जैसे 75 एकड़ से लेकर के 125 एकड़ तक के तालाबों की बॉर्डर पर सड़कें बना दी गई है, बॉर्डर काट करके। तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं? उसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है तालाबों की, जबकि NGT के आदेश है कि 33 मीटर तक किसी भी जल स्रोत के 33 मीटर दोनों तरफ
कोई पक्का निर्माण नहीं होगा, फिर सरकार खुलेआम बड़ी बड़ी करोड़ों की सड़कें कैसे बना रहे। ये बहुत बड़े विषय और बड़े बिंदु है। इस पर हम लोगों को किस तरह से हम कानून की सहायता ले सकते हैं, इसमें मैं आगे मार्गदर्शन चाहता हूँ। इस तरह के मेरे बहुत सारे मुद्दे और मामले हैं, समस्याएं हैं, जिनका निराकरण चाहते हैं। और कार्यशाला में उपस्थित सभी शक्ति और भाई और दादाजी और यहाँ उपस्थित सभी लोग, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बदल जाए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बदल जाए। तो हमें अपने काम को करने के लिए ऐसा काम करना है जिससे हम बहुत ऊंचे लेवल पर जाएं। मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं उमा मालवीय राय मध्य प्रदेश की पैनल नायब हूँ और अब आजकल में कभी भी हम लोग ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पे किसी को कोई भी परेशानी हो, कैसी भी हो, कोई जबलपुर आता हो तो ज़रूर मुझसे मिले, बात करे और उसका जो भी डिसीजन होगा, जो भी निराकरण होगा वो मैं अवश्य करूँगी। और एक बात और, यहाँ प्रदेश प्रवक्ता राजू मालवीय मेरी बड़ी सिस्टर हैं बीजेपी की, तो जो भी आपको काम हो तो आप जरूर बताइएगा। इस कंपनी के लिए, आपकी टीम के लिए भी वो काम अवश्य पूरा। धन्यवाद। एक एक करके लिख लेंगे, अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके साथ, हम पूरी सहायता करेंगे। आपकी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम है आपके साथ। और इस सेशन के बाद ही हम बात कर लेते हैं अभी जो खत्म हो। हमने फर्स्ट पोस्ट के लिए एक सीरीज हमने चलाई थी, ड्राइंग रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। उसमें हमने ज़्यादातर रिवर्स को मध्य प्रदेश लिखते हैं। आप अगर सर्च करेंगे ड्राइंग रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश फर्स्ट पोस्ट, तो उसमें स्टोरी में ओवर वो मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि शिप्रा में जो विकास जी ने काम किया था, उसके अलावा उसके ऊपर और क्या थ्रेट्स हैं, और हो सकता है उसमें कुछ किया जा सके बाद में, तो उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे अलग से बैठ के। विकास जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उस इलाके में, उन्होंने शिप्रा को फिर से जगाने का प्रयास किया। और एचआरएलएन से आज अगर आपसे कहेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स लेंगे और हम केस करने का कोशिश करेगा, नामुमकिन है, फेल होगा। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के और वकीलों के साथ एक मीटिंग बुला के यहाँ बैठ के और प्लान ऑफ एक्शन बनाए, फॉलो अप मीटिंग, जिसमें कम से कम 10 से 15 वकील होना चाहिए जो एनवायरमेंटल केसेस में काम करने के लिए तैयार है, तो सक्सेस हो सकता। ये तो दोबारा लोग बोलेंगे कि हम करेंगे और काम नहीं होगा और आप निराश हो जाएगा, हम भी निराश होंगे। तो ये ग्रुप बनाना जरूरी है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में हो सकता 10 वकील 15 वकील हो जाएगा, सब एक एक केस लेगा, इससे ज्यादा नहीं तो हो जाएगा। और एनजीटी भोपाल में है ना, तो मुश्किल नहीं है करना एनजीटी में, क्योंकि नजदीक भी है। तो मेरा सुझाव है कि कुछ लोगों से बात हो गए कि साथ में काम करेंगे, लेकिन मेरा सुझाव है कि अगर समझो 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद एक वकीलों का मीटिंग बुलाए और चंद जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है और वकील, और ऐसा एक नेटवर्क बनाए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश एनवायरमेंटल लॉ नेटवर्क के साथ, कुछ टेम्पररी, ऐसा नहीं है कि एक रजिस्टर्ड संगठन है, लेकिन ऐसा एक नेटवर्क अगर बनाएंगे तो शायद हो जाए, शायद हो सकता है। हाँ, तो ये प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे हम तो खुद नहीं ले सकता है पूरा 2 केस 3 केस 4 केस मैक्सिमम, लेकिन आपके साथ में बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। और आज जो मैंने सुनाया, जो हमारा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का प्रेजेंटेशन बहुत ही इंस्पायरिंग है,
तो मुझे लगता है कि ये जो है इन्वायरमेंटल केसेस करना और इन्वायरमेंटल लॉ एक्टिविस्ट का ऐसा ग्रुप बनाना, ये मुझे लगता है पूरा देश के लिए मध्य प्रदेश से शुरू होगा। तो कोशिश करेंगे। अभी जितने भी एडवोकेट हैं नर्मदा का जो दोहन हो रहा है उसमें नर्मदा इज सपोज टू बी लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। 1000 साल की रेत नर्मदा के तटों से निकाल ली गई और इसके कारण नर्मदा का जल इतना प्रदूषित हुआ है कि उसमें कोई भी जलजीव जो है वो सुरक्षित नहीं है और वो पूरा संघर्ष कर रहे हैं और जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। रेत के ठेकेदारों ने जिस तरीके से ये अपना मायाजाल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, सरकार के साथ में मिलकर के जो किया है उससे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है और हम समझते हैं कि जनहित याचिका का बहुत ही बर्निंग इशू है ये कि नर्मदा के जीवन को बचाया जाए जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। एक बार सब मार्क्स लगा अभी सोशल मीडिया पे मास्क वाला सोशल मीडिया पे बोले कि पर सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं सर। चलो लुक हियर देख लो चर्चा है वही ध्यान से भैया सामने देखो बोले क्या इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 दलित आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान